अम्मा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अब तुम्हारे जैसा गांव का कोई गवार नहीं रह गया हूँ। मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर। यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? हे भगवान, मैं तो माँ को समझाते समझाते थक गया हूँ, लेकिन क्या तुम्हें भी समझ में नहीं आता क्या? अर्चना, अर्चना, कहाँ हो तुम? कहता हुआ प्रकाश अपना सिर पकड़कर अपनी माँ के पास से झल्लाता हुआ अर्चना की तरफ चला गया। उस समय अर्चना अपनी गहनी जेवर निकालकर यह सोच रही थी कि आज कौन सा गहना कौन सी ड्रेस के साथ पहनूंगी। तभी प्रकाश गुस्से से अपने कमरे में जाते हुए अर्चना से कहा, अर्चना, तुमने अम्मा से बात नहीं की क्या कि आज हमारे घर पार्टी होने वाली है? तो वे इधर उधर ना घुमा करें। अभी जाकर देखो, अम्मा की चटोरी जीभ खाना खाने के लिए कितनी उतावली हुई जा रही है। जाकर उन्हें फिर से तुम सख्त हिदायत दे दो कि वे कमरे से बाहर ना निकले, और हो सके तो उनका खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दो, ताकि वह भरपेट खाना खाकर पड़ी रहे अपने कमरे में ही। उन्हें बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वरना शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना कहकर प्रकाश फिर से पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने बाहर निकल गया। वही अम्मा जी फिर से अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उन्हें आज अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उन्हें वह पल याद आ रहा था जब प्रकाश छोटा था, तब वह कितना बीमार रहता था। तब वह न तो अपने खाने पीने का ध्यान रखती थी और ना ही अपने पति की सेहत का ध्यान रखती थी। वह तो सिर्फ अपने बेटे की सेवा में ही लगी रहती थी दिन रात, ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उसी का दुष्परिणाम था कि उनके पति की काम की अधिकता और सही खान पान ना मिलने के कारण तबीयत भी धीरे धीरे खराब रहने लगी, जिसके कारण एक दिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गए और परमात्मा में विलीन हो गए। लेकिन प्रकाश की माँ मीरा जी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने बेटे को ही अपने जीवन का एकमात्र सहारा समझकर जीवन में आगे कदम हिम्मत करके आगे बढ़ाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वही बेटा आज उनकी उपस्थिति में शर्मिंदगी महसूस करेगा। मीरा जी अपने अतीत की बातों को याद करके आंसू बहा रही थी। तब उन्होंने महसूस किया कि घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाजें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज बेटे बहू प्रकाश और अर्चना की शादी की 8वीं शादी की सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में से किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बेटे बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बेटे बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती ही कहाँ है, क्योंकि अगर वो जरा सा ही बाहर आ जाती है तो बेटे बहू को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही उनका पूरा घर गंदा हो जाता है। शायद उनके इस चमकीले सुंदर ईट गारा के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस जिद्दी धाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वह अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देता है। और अम्मा जी को घर से निकाले
तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने ना लगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की भी देखभाल नहीं कर पाया। इसीलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रख रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित कर रखा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और बहू अर्चना अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी इसमें साड़ी है, पहन लेना, कहीं कोई भूल चुके मेहमान कमरे में ना आ जाए तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते हाँ और है में ही जवाब देना। ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है आपको। अर्चना अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी अर्चना उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही है ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जुबान को होठों पर घुमाते हुए कहा। अर्चना ने अपना माथा पीट लिया और फिर उसे बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वह सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ नहीं में ही जवाब देना, इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अर्चना एक बार फिर अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया ही खाया था। अर्चना ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उसे सारी संपत्ति मांग ली हो। फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली रेखाबाई कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो यह खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नजरों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो रेखाबाई बोली, अम्मा अभी तो पकवान बना रही है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो जोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर रेखाबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है भला यह कलेक्टर साहब की माँ है? वह कलेक्टर साहब जिनकी काफी इज्जत है और खूब पैसा कमा रही है। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रस करते हैं, पर इससे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते रेखाबाई फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी गई ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से अर्चना की आवाज आई तो काम वाली रेखाबाई बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो सकता था? भूख तो अभी भी जोरों से लग रही थी, पर बोले किसे? मन मार कर थाली एक तरफ रख जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर टैग भी नहीं हटा था। पूरे 450 रुपए की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी, पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए उसने अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए तो केक काटने का वक्त हो गया। प्रकाश और अर्चना के
केक काटने के लिए एक साथ आ गई। तभी प्रकाश के किसी दोस्त ने कहा, अरे प्रकाश, घर में आंटी जी भी तो है, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रकाश झेंप गया। उसने अर्चना की तरफ देखा तो अर्चना बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर अर्चना ने प्रकाश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में रेखा बाई ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो अर्चना ने उसे डांट दिया, यह क्या कर रही हो रेखा, यह प्लेट ले जाकर कहाँ जा रही हो? रेखा ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही खाई थी, तो एक रोटी भी काफी है तसल्ली लाने के लिए, उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। यह प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान सर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन रेखा बाई को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। उधर अर्चना अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया गया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वह उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर देखकर प्रकाश का मूड खराब हो गया। वह धीरे से अर्चना पर बिगड़ते हुए बोला, अर्चना, तुमसे कहा था ना मैंने, यह अम्मा बाहर क्या कर रही है? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या? अंदर लेकर जाओ इन्हें अभी के अभी। अर्चना फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही है? आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जुबान से बात करने लगे। कुछ बातें प्रकाश और अर्चना के कान तक भी पहुंची। आखिर अर्चना अम्मा को अंदर जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जबरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती है आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैलाकर आई है उसे तो समेटू। कहकर अर्चना बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही रेखा बाई को बोली, रेखा बाई, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगाकर दे दो। अम्मा भी ना, जब से बूढ़ी हुई है तब से भूल जाती है, अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। अर्चना ने बात को घुमाने की कोशिश की। रेखा बाई फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। रेखा बाई को देखते ही अम्मा बोली, देख रेखा, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट रेखा को दिखाई जिसमें से खून बह रहा था। रेखा बाई अम्मा के पास बैठते हुए बोली, क्यों बर्दाश्त करती हो अम्मा जी, भला आपके पास क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू की एक रोटी की मोहताज क्यों हो? जानती हूँ रेखा, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना साथ में रहने के लिए। मैं अकेली क्या कर लूँगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए ये लोग मेरे साथ
कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती है। अपने दम पर पूरी जमीन जायदाद तो संभाल सकती हो, और आप कह रही हो कि आप क्या कर सकती हो। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से अर्चना ने रेखा बाई को आवाज लगाई, तो रेखा बाई फटाफट से कमरे के बाहर चली गई। रेखा बाई की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफी देर तक आंखों में आंसू लिए वह उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद रेखा बाई प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा कि खाना जैसे के वैसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। रेखा बाई ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जा इसे वापस। रेखा बाई ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। अर्चना और प्रकाश भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जुबान में कैसी बातें बना रहे थे। अगर ऐसा ही चला तो आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेले। इतने में अर्चना की नजर खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वह प्लेट तो वैसे ही भरी पड़ी है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। उसने प्रकाश की तरफ देखते हुए कहा, बस प्रकाश, बहुत हो चुका, मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। इनको वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहां अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रकाश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे के बाहर आ गए। प्रकाश ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद से प्रकाश को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वह ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के काम करने के लिए लोग आते ही थे, तो उनमें से एक आदमी घर के काम के लिए रख लिया और अब अम्मा सुकून और स्वाभिमान की रोटी खाने लगी। साथ ही इस बार खेती बाड़ी से होने वाली इनकम को उन्होंने अपने पास रख लिया। जब पैसा प्रकाश के अकाउंट में नहीं गया तो प्रकाश और अर्चना दोनों ही गांव आ गए और आते ही उन्होंने देखा कि आधे हिस्से पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आधे हिस्से में अम्मा रह रही है। आते ही अम्मा से बोला, अम्मा, क्या इस बार खेती बाड़ी में इनकम नहीं हुई? जो अकाउंट में पैसे नहीं डाले? और ये बच्चे यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अम्मा ने कहा, कमाई भी हुई है पूरे 10 लाख की, और यह बच्चों को मैंने आधा हिस्सा पढ़ाई के लिए दे दिया और जो इनकम हुई उसने मैंने अपने अकाउंट में डलवा ली। आप इतने पैसों का क्या करेंगे अम्मा जी? और आपने किससे पूछकर अपने घर का आधा हिस्सा बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया? ऐसे तो धीरे धीरे यह लोग अपना ही अधिकार जमा लेंगे इस घर पर। इस बार अर्चना ने कहा तो अम्मा जी ने गुस्से से कहा, क्यों? संपत्ति मेरी थी, मेरी मर्जी में चाहे जैसे इस्तेमाल करूं तो मैंने कर लिया। और वैसे भी तुम होते कौन हो यह सब पूछने वाले? हम आपके बेटे बहू हैं अम्मा जी, और हम आपका अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए यह सब आपको समझा रहे हैं। तभी अम्मा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हाँ, वही बेटा बहू जो अपनी बूढ़ी माँ को एक रोटी तक के लिए तरसा देते हैं। और वैसे भी
अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने शहर, अपने घर जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा शहर और तुम्हारी नौकरी मुबारक हो। और रही मेरे मरने के बाद कंधा देने की बात, तो वह अधिकार भी मैं तुमसे छीनती हूँ। तुम मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा देने मत आना, क्योंकि यहाँ के लोग जिंदा दिल इंसान है। यहाँ इंसानियत अभी भी बाकी है, जो मुझे स्वाभिमान के साथ कंधा देकर शमशान तक लेकर जाएंगे। और हाँ, एक प्रार्थना भगवान से जरूर करूंगी कि जितना कष्ट तुमने मुझे दिया है, भगवान करे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा ना करे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, सीढ़ी को सीढ़ी लगी रहती है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ती है तो उठने लायक भी नहीं छोड़ती। अम्मा का इतना गुस्सा भरा चेहरा देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की, और वे वहां से चुपचाप चले गए। अपने घर में जाकर अर्चना तो सामान्य जीवन जीने लगी, लेकिन प्रकाश को हर पल माँ के कहे शब्द याद आते, माँ का चेहरा याद आता, माँ की बेबसी याद आती। वह समझ रहा था कि इंसान को किसी भी चीज की कीमत उसको पाने से पहले या खोने के बाद पता चलती है। कुछ दिन तो वह घुट घुट कर जीता रहा, लेकिन एक दिन उसे बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगी। तो उसने अपनी माँ से मिलने का मन बनाया और निकल पड़ा गांव की ओर। वहां जाकर जो मंजर देखा, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अम्मा जी की अर्थी को 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर शमशान की ओर लेकर जा रहे हैं, और पूरा गांव अम्मा की याद में चीख पुकार कर रहा है। और वह बदनसीब यह सारा नजारा अपनी आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।